विकास प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आंतरिक समस्या है। प्रशासन में दो तरह के लोग शामिल होते हैं, एक सामान्यज्ञ या जनरलिस्ट होते हैं और दूसरा विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट होते हैं। दो तरह के लोग प्रशासन में शामिल होते हैं, सामान्यज्ञ और दूसरा होते हैं विशेषज्ञ। इनको एक्सपर्ट कहा जाता है, इनको जनरलिस्ट कहा जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कि सार्वजनिक प्रशासन के जो टॉप क्लास के जो पोस्ट हैं उन सबों पर सामान्यज्ञ लोग काबिज हैं, जैसे आईएएस, सेक्रेटरी, इस तरह के जितने भी टॉप क्लास का डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इस तरह के जो जो महत्वपूर्ण पोस्ट है जो अलग अलग मंत्रालय या अलग अलग विभागों के, उन सबों पर यही सामान्यज्ञ लोग काबिज हैं। सामान्यज्ञ कहने का मतलब यह है कि जिनकी नियुक्ति सामान्य योग्यता पर होती है। जैसे आप आईएएस बनते हैं तो सिंपल सा आपका योग्यता क्या है, तो सिंपल ग्रेजुएशन, उसी पर आप आईएएस बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। अब मान लो, सपोज करो, मान लो हेल्थ, मानव स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवार एवं बाल विकास मंत्रालय है। अब मान लो हेल्थ से संबंधित जो सरकार का ये है, तो उसमें सेक्रेटरी कौन बनेगा, तो एक आईएएस बनेगा। उसको कुछ नहीं पता है हेल्थ के बारे में, लेकिन प्रमुख उसी को बनाया जाता है। अब कल्पना करो, इसके अंदर इनके अधीनस्थ बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्चर, सभी लोग इसके अंडर में होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र विशेष में। अब मान लो एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय है। अब कृषि मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग है, अब उस सारे विभागों के प्रमुख आईएएस ही बनेंगे, सामान्यज्ञ लोग नहीं बनेंगे, सिंपल ग्रेजुएट होंगे और यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए होंगे। इनको सामान्य प्रशिक्षण दे दिया जाता है और उसी सामान्य प्रशिक्षण से पूरा प्रशासन का कार्य करते हैं। दूसरी ओर जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये बेचारे इनके अधीनस्थ काम करते हैं, जिनके पास 20-20 साल, 30-30 साल का अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, उसके बावजूद ये इनके अंदर में काम करते हैं। अब एक जर्नलिस्ट के अंदर में एक्सपर्ट काम करता है, तो इससे विकास कार्य में बाधा पहुंचता है, आपस में दोनों में कंट्रोवर्सी होता है, ईगो क्लैश करता है। अब जो 20 साल से चिकित्सक है, सक्सेसफुल चिकित्सक है, डॉक्टर है, और उसके ऊपर जो उसका बॉस बना बैठा हुआ है, डायरेक्टर या सेक्रेटरी, पता चला वो सिंपल ग्रेजुएट है, बीए हिस्ट्री से करके गया है, आईएएस बन गया है, अब वो उसको गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है। वो कहता है कि ये इनिशिएटिव लिया जाए। एक्सपर्ट कहता है कि भाई हेल्थ में सुधार करने के लिए हमको ये सब काम करना चाहिए, ए बी सी डी की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ये मेडिसिन लाना चाहिए, चिकित्सा की सुविधा ऐसे, ये चिकित्सा को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स लाने चाहिए, वगैरह वगैरह। वो अपना रिकमेंडेशन देता है, ये पद्धति से किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो बॉस उसका बैठा हुआ है वो जर्नलिस्ट आदमी है, सामान्यज्ञ आदमी है, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं, इसको जो अच्छा लगता है वही डिसीजन लेगा। अब इसके ऊपर भी जो लोग बैठे हुए मिनिस्टर, वो भी एक्सपर्ट नहीं है, वो भी सिंपल है, वो तो अनपढ़ है। आईएएस बनने के लिए तो चलो जिला को चलाने के लिए भाई कम से कम ग्रेजुएट जरूरी है, लेकिन मंत्री बनने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो अनपढ़ जाहिल आदमी अंगूठा टेक भी बन सकता है। तो ये बड़ा समस्या है, बड़ी विडंबना है प्रशासन के और विकास प्रशासन में, और इनके बीच हमेशा ईगो क्लैश करता है। इसी चीज को भरपाई करने के लिए लेटरल एंट्री कराया गया है यूपीएससी में।
कि जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, देन वो भी आईएएस बन सकता है। अब ये जो एक्सपर्ट लोग हैं इनको आईएएस बना करके उनके विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा, उनको सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ताकि उनके क्षेत्र विशेष में अधिकतम और वांछनीय योगदान दे सके। तो विकास प्रशासन का सबसे जो पहला चुनौती है वो है सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद। समझ में आया? सामान्यज्ञ वो लोग हैं जो सिंपल शिक्षण योग्यता रखते हैं, एक सामान्य प्रशिक्षण धारी होते हैं, लेकिन सभी प्रशासनिक महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। विशेषज्ञ किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं जो अपना एक लंबा अवधि या लंबा समय उस क्षेत्र में काम किए होते हैं, उनके पास अनुभव पर्याप्त होता है, लेकिन अधिकार नहीं होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दिन विकास प्रशासन चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। अब मान लो हम टीचर हैं, हमको पढ़ाने का 15 साल का एक्सपीरियंस है, अब हम कहीं कॉलेज में ज्वाइन किए या किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो हमको या तो टीचर एज ए ट्यूटर या एज ए फैकल्टी अपॉइंट करना चाहिए, या फिर उसको डायरेक्टर के रूप में हायर पोस्ट में लेना चाहिए। अब हमको ले जाकर के वहां के पे कलर का काम दे दिया गया कि कंप्यूटर पर आप ये सब काम कीजिए, डाटा एंट्री कीजिए, एडमिट कार्ड बनाइए, फीस कलेक्शन कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि हम कुंठित हो जाएंगे, हमारी योग्यता का उपयोग नहीं होगा, पूरा दोहन नहीं होगा हमारी उपयोगिता का, जो हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होगा, कैसे इंस्टीट्यूशन चलेगा? तो कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगेगा इंस्टीट्यूशन। और हमारे ऊपर जो बॉस बन के बैठा हुआ है वो 2 साल का लड़का है, 2 साल का जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, या हो सकता है वो मालिक का बेटा है लेकिन वो पढ़ा रहा है, उसके पास कोई विषय विशेष का अनुभव नहीं है। तो ये जो प्रशासन में ये जो विडंबना है, ये विकास प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ, ये हमारा एक अलग टॉपिक ही है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्या है विज्ञान, क्या होता है सामान्यज्ञ, क्या होता है विशेषज्ञ, हम लोग का पब्लिक एड में एक टॉपिक ही है सिलेबस में। ठीक है, तो पहला समस्या ये है। दूसरा समस्या है मंत्री और लोक सेवक के बीच का विवाद। एक तो इसके वजह से विकास प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। दूसरा समस्या है मंत्री और लोक सेवक के बीच इनका विवाद है। दूसरा, मंत्री एवं लोक सेवक, मिनिस्टर एंड पब्लिक सर्वेंट, सेवक विवाद। अब ये देखो, ये ब्यूरोक्रेट्स लग रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह है और ये मिनिस्टर है। अब ये दोनों मिल करके ही काम करते हैं प्रशासन में। मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख, ABCD जो भी मिनिस्ट्री है उन सबों का वो राजनीतिक प्रमुख होता है। अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग विभाग, मंत्रालय। और प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो लोक सेवक होता है, जो सचिव कहलाता है, सेक्रेटरी कहलाता है। उसके नीचे पूरा हायरार्की बना हुआ है, सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह से, उसके बाद DM, DC, इस तरह से चैनल बना हुआ है। यहाँ पे भी मंत्री भी 3 है, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इस तरह से होते हैं। अब ये मंत्री और ये लोक सेवक दोनों मिलकर के विकास के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये सलाह देता है, ये फैसला लेता है, ये बिल तैयार करता है, ये बिल को ओवरव्यू करके पार्लियामेंट में पास कराता है। अब अगर इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगता है, ईगो क्लैश करने लगता है, ये कुछ बेहतर सोचता है तो ये अपना पॉलिटिकल फायदा देखता है, ये देश के विकास के लिए निर्णय लेता है। मान लो देश के बहुसंख्यक के हित में निर्णय लेता है, तो ये कहता भैया हमको बहुसंख्यक नहीं, हमको तुष्टीकरण करना है, क्लास विशेष, वर्ग विशेष के लिए हमको काम करना है।
तो यहाँ पे हित या इंटरेस्ट क्लैश करने लगता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये मंत्री अधिकतर अंगूठा टेक ही होते हैं। ये भीड़ तंत्र से चुन करके लाए जाते हैं, इसीलिए इनको हमेशा भीड़ का ही माया होता है, भीड़ के मुंह में ही रहते हैं। ये जो कुछ भी सोचते हैं भीड़ को ध्यान में रख करके, अपने वोटर को ध्यान में रख करके सोचते हैं। उनको लगता है कि ये सब मेरा वोटर नहीं है, देन उसको इग्नोर भी करते हैं। और लोक सेवक चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें। ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ ये अच्छा सोचते हैं और ये बुरा सोचते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन हो सकता है। आपस में ये फैसला लेने के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आपस में लड़ते रहते हैं अधिकारी और राजनेता, और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों करप्ट भी होते हैं, दोनों भ्रष्टाचार में समान भागीदारी होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ईमानदार हो जाता है, जैसे अधिकारी कोई ईमानदार हो गया और मंत्री को बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, तो ये अगर बेईमानी करना चाहता है तो ये नहीं करने देना चाहता है, तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। उसके फैसले को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जो सुझाव देगा ये लागू नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरह से लोक सेवक और राजनीतिज्ञों का आपस का विवाद भी विकास के पहिया को रोक देता है, विकास प्रशासन को रोक देता है। समझ में आया? तीसरा है संसाधनों की कमी, लेक ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस लिमिट है, संसाधन हमेशा सीमित होता है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या आर्टिफिशियल या मैन मेड, हमेशा सीमित होता है। रिसोर्सेस कभी भी असीमित नहीं होता है। तो संसाधनों की कमी विकास प्रशासन के लिए तीसरा चुनौती है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कार्मिक संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स, कार्मिक संसाधन, या ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, या फिर हो सकता है कि फिनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय संसाधन। अब किसी भी प्रशासन के पास इन दोनों की चुनौती हमेशा बने रहती है। कैसे? सदन या मंत्रालय एक निश्चित बजट रिलीज करती है, उसी निर्धारित बजट में उनको सारा दायित्वों का निर्वहन करना होता है। बजट कम हो गया देन विकास बाधित हो जाएगा। अगर बजट है भी लेकिन योग्य और काबिल लोग नहीं है तो उससे भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये चुनौती विकास प्रशासन के पास अक्सर आते रहता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से ले लो, मान लो ऊर्जा मंत्रालय है। ऊर्जा मंत्रालय चाहती है कि भाई हर एक घर में सिलेंडर हो, हर एक घर में उज्ज्वला योजना के तहत हर एक घर में हर एक परिवार के पास सिलेंडर पहुंचे और हर एक कोई सिलेंडर पे ही या गैस पे ही अपना भोजन पकाए, ताकि इससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अब ऊर्जा मंत्रालय का जो कैबिनेट ने जो बजट जो रिलीज किया, फिनांस मिनिस्ट्री ने जो वित्त मंत्रालय ने जो बजट तैयार किया, उसमें आगामी वर्ष के लिए ऊर्जा मंत्रालय के लिए सीमित मात्रा में बजट रिलीज किया गया। ऐसी स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय चाह के भी सभी लोगों को विकास का फायदा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास बजट सीमित है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मनरेगा। मनरेगा स्कीम है, पता ही है आपको। उसमें लोगों को रोजगार, ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाता है। अब पता चला भैया हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने कहा कि भैया हमको इस साल कम से कम सभी भारत के सभी गांव के सभी नागरिकों को, जो भी गांव में रहते हैं, जिनका मनरेगा में नाम लिस्टेड है, उन सबों को हमको कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है, ताकि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सुधर सके, उनका बेसिक नीड पूरा हो सके। अब पता चला कि भैया पिछले साल का ही बजट रिलीज नहीं किया गया है,
या किया भी गया है तो 30% किया गया, 40% किया गया। इस बार जो बजट रिलीज किया गया, पिछले साल का बजट का जो बचा हुआ था वो किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विकास का काम नहीं हो पाएगा, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो लेक ऑफ रिसोर्सेस या लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस विकास प्रशासन का एक और समस्या है। और कार्मिक या स्टाफ का कमी भी दूसरी समस्या है इसी में। ठीक है, इससे विकास चाह करके भी लक्षित उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको अपने भाषा में डिस्क्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग लिख करके बताएंगे, दिखाएंगे हमको कि क्या लिखे हैं। हम जो बात बोले हैं इसी चीज को। चौथा है विकास प्रशासन का जो समस्या है वो है अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। नेक्स्ट, लेक ऑफ अवेयरनेस या जागरूकता की कमी। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या है। उनको ये नहीं पता है कि उनको किस किस तरह की सेवाएं दी जाती है, सेवा कौन सी दी जा रही है, कौन देता है, कैसे हासिल होता है। कितने समय अवधि में हासिल हो सकता है, कितने समय में हासिल हो सकता है। कितने समय में हासिल हो सकता है, ये सब कुछ भी इनको नहीं पता होता है। अब आप ही मान लो, आप ही लड़की हो, सपोज सरकार की कई स्कीम है जिसकी फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, स्टूडेंट है, देन आप कई योजनाएं हैं सरकार की जो आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है तो इसलिए सेवा का लाभ नहीं उठाते हैं। तो विकास प्रशासन चाह के भी आपको सेवा में नहीं दे पाता है। और विकास प्रशासन के लिए एक शर्त है कि अधिकतम जन सहभागिता होनी चाहिए, कि जितने ज्यादा लोग प्रशासन में भागीदारी होंगे, जितने ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे, विकास उतना ही तेज गति से होगा। अब कल्पना करो कि कोई छात्र, आप कह सकते हैं कि स्त्री छात्र या महिला छात्र या लड़की छात्र के लिए कोई सरकार ने विभिन्न तरह की योजना चला करके रखी है। अब आपको पता ही नहीं है कि भैया हम 10वीं पास कर जाएंगे तो सरकार हमको इतना पैसा देगी, या स्कॉलरशिप देगी, या बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा देगी, या लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा देगी, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो सरकार चाह करके भी आपको वो सर्विसेज नहीं दे पाएगी। तो जन जागरूकता भी होना चाहिए, ये दोनों तरफ की जरूरी है। लाभुक को यानी बेनिफिशियरी को भी जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को भी बेनिफिशियरी को जागरूक करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दोनों का कमी है, न तो जागरूक किया जाता है न तो लोग जागरूक होते हैं। जहां के लोग जागरूक होते हैं वो बढ़ चढ़ करके प्रशासन में हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपभोग करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अधिकारों को लेते हैं, अपने सेवाओं को लेते हैं, देन उनका विकास होता है, उनका लाइफ चेंज होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसका कमी है, उस स्तर का नहीं है जो विकसित देशों में। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे हो रहा है, जब से जैम आ गया है, जब से ऑनलाइन पोर्टल का व्यवस्था हो गया है, तो ये सब आने से क्या हुआ कि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। अब आपको पता चल जाता है कि राशन के दुकान में राशन आ गया है, मैसेज आ जाता है, आप जाके राशन ले लेते हैं, आप विकास में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आर्थिक विकास आपका हो जाता है। अब आपको पता है कि पेंशन मेरा अकाउंट में आ जाएगा, तो इसीलिए आपका अकाउंट में आ जाता है और आपको पता चल जाता है। तो ये धीरे धीरे विकास प्रशासन को
में जन सहभागिता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कई इस तरह के प्रयोग किए गए हैं, कई इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उस स्तर का नहीं है। लोगों में जागरूकता का अभाव है। जिस दिन पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों को ढूंढने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे, हासिल करने लगेंगे, दिन विकास होने लगेगा। अब पता नहीं है, अब आपको पता है कि ब्लॉक में एक स्कीम आया है कि भैया गांव का सड़क बनाने के लिए, गली बनाने के लिए योजना है, फंड है, आया है। अब आपके मुखिया को भी नहीं पता है, या आपको मुखिया को पता भी है तो मुखिया उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो जनता का दायित्व होना चाहिए कि मुखिया पर दबाव डाले और समूह में, ग्राम सभा में फैसला लेकर के ब्लॉक में जाकर के एप्लीकेशन दे कि भैया मेरे यहाँ का गली बनवाइए, फंड आया है। अब वो क्या करेगा ब्लॉक प्रमुख बीडीओ? वो तो इंतजार में है कि आए मुखिया लेके जाए, अपना गांव का गली का निर्माण करे, नाली का निर्माण करे, बिजली के पोल पे बल्ब लगवाए, घर घर में नल लगवा दे। लेकिन आप जागरूक ही नहीं है। मुखिया हो सकता है उसके साथ बीडीओ के साथ साठगांठ कर ले, और साठगांठ करके कमीशन खा ले और दिखा दे कागज पे कि हमने ये सब कर लिया है। तो आप जागरूक होंगे, पता होगा अपने अधिकार के बारे में, योजना के बारे में, तभी तो आप विकास की भागीदारी होंगे। तो आप जितना ज्यादा भागीदार होंगे, विकास प्रशासन उतना ही ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, करप्शन। एक और समस्या है विकास प्रशासन का, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये घुन की तरह है। घुन देखे हो? घुन आप लोग देखे होंगे, बड़ी मासूम सा होता है, बड़ी पिलपिला सा होता है, उसको छुओगे तो मर जाएगा, इतना नाजुक होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसका पेट इस पार से उस पार देख सकते हो, इतना नाजुक होता है। उसी तरह से नौकरशाह, उसी तरह से राजनेता होते हैं, बड़ी मासूम होते हैं, बड़ी मासूम। ऐसा लगता है जैसे बाबू, इनको बाबू कहा जाता है। इतने मासूम होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि गला भी काट देंगे और मुस्कुराते भी रहेंगे, इतने मासूम होते हैं। ये घुन की तरह होते हैं। भारत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार या करप्शन। ये कैसे विकास प्रशासन को बाधित करता है? तो ये कई तरीके से बाधित करता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में योजनाओं के क्रियान्वयन में ये ढीले कर देते हैं। दूसरा, समयबद्धता का अभाव, लाल फीताशाही को बढ़ावा देकर, सेवा के बदले भुगतान की अपेक्षा, सेवा के बदले लाभुक से भुगतान की अपेक्षा, सेवा प्रदान करने के क्रम में अपनी हिस्सेदारी की आशा, ये सारे करप्शन के माध्यम हैं, भ्रष्टाचार के। सेवा प्रदान करने के क्रम में अपनी हिस्सेदारी की आशा। नेक्स्ट, इसी में दायित्व से मुंह मोड़ना, दायित्व से मुंह मोड़ना या कर्तव्य पालन से विमुख होना, ये कुछ ऐसे हैं जिस पॉइंट से आप यहाँ पे करप्शन को देख सकते हैं। करप्शन आपको हर एक जगह दिखता है। अगर आप लोक सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आप करप्ट हैं, आप करप्शन का में शामिल हैं, होते भी हैं, न चाहते हुए भी हो जाएंगे। और इन के माध्यम से आपको ये सब चीज दिखाई देगा। करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घूस लिया जा रहा है। करप्शन कई तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि जो लाभुक है सिर्फ उससे सेवा के बदले में घूस लिया गया वही करप्शन है। करप्शन, ये सब करप्शन है।
और भारत के लोक प्रशासनिक सेवा में यह आम बात है, लोक सेवा में आम बात है, जन सेवा में आम बात है। और इसी के लिए लोग ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और इसी के लिए सफल पॉलिटिशियन बनते हैं, इसी के लिए वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। न तो विकास करने के लिए जाते हैं, न तो परिवर्तन लाने के लिए जाते हैं। उद्देश्य होता है अपना विकास, अपना परिवर्तन, अपना उत्थान। नाम होता है जनता का विकास, जनता का उत्थान, जनता का कल्याण, लेकिन किया कुछ इस तरह से जाता है। तो लोक सेवा में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है विकास प्रशासन की। कैसे आप देख सकते हो, मान लो कोई स्कीम आया या योजना आया कि भैया हमको इस क्षेत्र में कम से कम 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, 10 स्कूल बनाना है, 5 कॉलेज बनाना है, 3 पुल बनाना है, 2 हॉस्पिटल बनाना है, आंगनबाड़ी 20 बनाना है। इस तरह से कई सारे, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है, आजीविका देना है। और पता चला भैया ये सारे के सारे लक्ष्य सिर्फ कागज पे रह गए, और अगर इम्प्लीमेंट भी किया गया तो 100 किलोमीटर के जगह 20 किलोमीटर का रोड बना, 10 स्कूल के जगह पे 5 स्कूल बना, 5 कॉलेज के जगह पे 1 कॉलेज बना, 3 ब्रिज के जगह पर 1 नया ब्रिज और 2 पुराना ब्रिज को ही मरम्मत करके दिखा दिया गया। हॉस्पिटल 2 है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, या सॉरी जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसी जीर्ण शीर्ण हॉस्पिटल का मरम्मत करके बजट खत्म कर दिया गया। इसी तरह से मान लो कि ये क्या लिखे थे, आंगनबाड़ी 20 आंगनबाड़ी है तो 20 के जगह पर 5 बनाया गया, 15 के लिए अगले बार के लिए आश्वासन दे दिया गया कि अगले बार बनाएंगे। तब तक बजट खा करके अधिकारी महोदय रिटायर हो गए, पैसा खा करके नेता के साथ मिलकर। तो ये कुछ करप्शन का माध्यम है और करप्शन किए जाते हैं। तो विकास के लिए हमने ये सब काम करने की ठानी, हमने योजना बनाई, हमने अपने सिस्टम को इन्वॉल्व किया। लेकिन जो सिस्टम में शामिल है, चाहे राजनीतिक भागीदार हो चाहे लोक सेवक हो, वो दोनों मिल करके गड़बड़ झाला कर देते हैं और विकास को ग्राउंड लेवल पे आने ही नहीं देते हैं। विकास को पैदा हुआ 70-75 साल हो गया, लेकिन विकास आज तक से जवान नहीं हुआ है। आज भी शिशु ही अवस्था में है भारत का विकास। और आज भी चुनाव, आज भी राजनीतिक प्रपंच विकास के नाम पे ही होता है। अक्सर नेताओं को सार्वजनिक मंच से बोलते हुए सुनेंगे कि हम विकास करेंगे, हम परिवर्तन लाएंगे, लेकिन विकास अभी भी वहीं पे है। नेताओं का विकास हो जाता है जो भैंस पर चढ़ करके रहता था, जिसका परवरिश भैंस चराने से हुआ, आज अपने बच्चे को जब उसका बच्चा रोता है तो हेलीकॉप्टर से घुमाता है। ये है विकास। विकास व्यक्ति विशेष का होकर के रह जाता है, न कि सामान्य जन का। ये करप्शन है। समझ में आया? बस हाँ। तो भ्रष्टाचार इन रूपों में देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो विकास प्रशासन के बाधा या समस्या आपने इतना देखा। अब आइए देखते हैं कुछ और। एक और कारण है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ता की सुनिश्चितता नहीं होती है। सरकार की स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई सरकार अभी है तो हो सकता है अगले चुनाव में न रहे, वो हार जाए। ऐसी स्थिति में सरकार बदलने से सरकार का सरोकार भी बदल जाता है, उनके विकास का सोच, उनका परिवर्तन का सोच भी बदल जाता है। और ये दोनों ही पक्ष में, एक तो सरकार अस्थिर होता है और सरकार अस्थिर होने के कारण इनका निर्णय भी शाश्वत नहीं होते हैं। ये परिवर्तनशील हो जाता है।
जैसे मान लो सरकार अस्थिर है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भैया इस बार चुनाव हमने इतना खर्चा करके लड़ा है, इतना जीता है, सरकार में आए हैं, तो क्यों नहीं हम विकास जाए भाड़ में, हम अपना पहले जितना लगाए हैं उससे कई गुना बटोर ले, हो सकता है हम अगले बार ना आए। तो इसलिए इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकार अस्थिर होने का कारण क्या है, तो सरकार अस्थिर का होने का कारण है कि मतदान पद्धति या प्रवृत्ति जो है हमेशा बदलते रहता है। आज किसी राजनीतिक दल के प्रति हमारा झुकाव है तो हो सकता है कल बदल जाए। आज हमको जहां की जनता ने चुन करके भेजा है, हो सकता है 2 साल के बाद उनका मन बदल जाए क्योंकि हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मतदान की प्रवृत्ति बदलती रहती है, तो मतदान की प्रवृत्ति बदलने की वजह से सरकार हमेशा आने वाले समय के लिए या भविष्य के लिए अस्थिर रहती है। दूसरा, वर्तमान में जो सरकार की जो भारत की अगर बात करें तो वर्तमान में सरकार का जो ये है चरित्र है, चरित्र नहीं कह सकते हैं, वर्तमान में सरकार की जो सरकार निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, बल्कि कई दल मिल करके सरकार बनाता है, यानी कोalition गवर्नमेंट का आजकल प्रचलन है। जनता किसी एक पार्टी विशेष को बहुमत नहीं देती है क्योंकि उनका अपना क्षेत्रीय हित होता है, उनका अपना व्यक्तिगत हित होता है, उनका जातीय हित होता है, धार्मिक हित होता है, सांस्कृतिक हित होता है, कई तरह का इंटरेस्ट होते हैं और उससे प्रेरित होकर के वो वोट देते हैं अलग अलग पार्टियों को। इसके वजह से क्या होता है कि फुल मेजोरिटी का सरकार बनना बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और फुल मेजोरिटी का सरकार नहीं बनता है तो कोalition का सरकार बनता है, गठबंधन का सरकार बनता है, और जब गठबंधन का सरकार बनता है तो गठबंधन में सभी पार्टियों के, सभी दलों के इंटरेस्ट को ख्याल रखना पड़ता है, और उस दौरान सरकार को कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई तरह के समझौता करना पड़ता है। वो चाह के भी विकास कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें जितने भी उसके सरकार में शामिल दल हैं वो सब के सब अपने हित को प्राथमिकता देते हैं, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं, अपने जाति को प्राथमिकता देते हैं, अपने दल को प्राथमिकता देते हैं, जिससे क्या होता है विकास कहीं ना कहीं आंचल में ही छुप करके बैठे रह जाता है, खींचातानी होते रहता है। तो सरकार की अस्थिरता क्यों, समझ गए। और उस अस्थिरता का परिणाम क्या है, निर्णय कमजोर होना, कमजोर निर्णय लेने के उपरांत भी उसको लागू करने में कई समस्या है। ये हर एक लेवल पे आपको दिखाई देगा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वहां पे सरकार की अस्थिरता विकास को बाधित करती है। सपोज कोई सरकार ये फैसला लिया कि भैया हमको अपने युवाओं को हम सपोज किसी सरकार ने ये फैसला लिया कि हमको इन क्षेत्रों में फलना इंडस्ट्री या प्लांट बैठा देना है, इतने लोगों को उस वहां के रोजगार से जोड़ देना है, लेकिन दूसरा दल कहता भैया उधर कम करो, मेरे तरफ ज्यादा करो, तीसरा कहेगा आप ये कर देगा अगर अपने क्षेत्र में तो ये हमेशा जीत के आएगा, इसलिए इसको करने मत दो, हम अपने तरफ करवाओ। तो ये आपस में मतभेद शुरू हो जाता है क्योंकि सब मिल करके बैठे हुए हैं, आए हैं सत्ता में। कहा जाता है 9 को जोगी मठ उजाड़ता है, तो सरकार अस्थिर हो जाता है और अस्थिर होने के कारण विकास भी अस्थिर हो जाता है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि निर्णय शाश्वत नहीं होता है, क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई सरकार ने इस बार सरकार कोई बनी, मान लो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया, सपोज हलाला हटा दिया, तलाक, ट्रिपल तलाक हटा दिया, इस तरह से कोई भी महिलाओं के विकास के लिए किया गया, ये क्षेत्र विशेष के विकास के लिए किया गया। अब ये कर दिया गया कि भैया हम सभी लोगों को मुफ्त में बिजली देंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने किया, मुफ्त में पानी देंगे। अब पता चला कि अगला जो सरकार आई ये सब खत्म कर देगी। 370 कांग्रेस आई केंद्र में, 370 जो हटाया गया था उसको पुनर्बहाल कर दिया। कांग्रेस सत्ता में आई, हलाला को भी लागू करवा दिया, ट्रिपल तलाक को फिर से लागू करवा दिया। तो चाह के भी महिलाओं का विकास नहीं होगा।
उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी फिर से। तो जो निर्णय की और स्थिरता है, सरकार बदलने से या राजनीतिक अस्थिरता की वजह से विकास प्रभावित होता है। मान लो हमने हमारी बीजेपी की सरकार है, तो हमने कहा कि भैया हम अपने 5 साल के दौरान कम से कम 10,000 किलोमीटर 6 लेन का हाईवे बनाएंगे। हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय ने बजट पेश किया और होम मिनिस्ट्री ने फिनांस मिनिस्ट्री ने या कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया कि कम से कम हमको 10,000 किलोमीटर सड़क 6 लेन बनाना है आने वाले 5 वर्षों के अंदर। पता चला कि बीच में ही 3 वर्ष में ही सरकार गिर गई। अब ये जो सरकार है करे नहीं चाहिए हमको 10,000 किलोमीटर का सड़क। आपका योजना था, आप लागू कर देंगे तो फिर आप चुन करके आ जाएंगे जनता से, फिर आपकी सरकार बन जाएगी। ये क्या करेगा भैया, इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो, ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दो। अब ये विकास रुक गया। समझ में आया? तो राजनीतिक अस्थिरता भी विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इनोवेशन या नवाचार या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का कमी है आज भी विकास प्रशासन में। नवाचार और तकनीकी उन्नयन की कमी है। ये पॉइंट याद रखना, इसी को डिस्क्राइब कर देना। ये पॉइंट अगर आपके जेहन में बैठ गया, दिमाग में छा गया, तो आपको लोक प्रशासन बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ये लोक प्रशासन का बहुत बड़ा चुनौती है विकास प्रशासन। तो नवाचार यानी न्यू एक्सपेरिमेंट या न्यू इनोवेशन, नए पद्धतियों से काम करना, ये हमारे सार्वजनिक लोक प्रशासन का सबसे बड़ी समस्या है। कोई नया इनिशिएटिव लाना ही एडॉप्ट नहीं करना चाहता है। बाबू नहीं चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सारी सर्विसेज ले लें। बाबू नहीं चाहते हैं कि आपको सारी सुविधाएं फोन पे दे दी जाए। बाबू नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दिया जाए जिससे सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलने लगे। सरकार भी नहीं चाहती है, क्योंकि जब आपको सब कुछ आसानी से मिल ही जाएगा तो फिर वोट क्यों देंगे। तो नवाचार का कमी है। टेक्नोलॉजी, अब एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं अपना रहे हैं आज भी। हालांकि वर्तमान की सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाए, प्रशासन में लाया जाए। वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ सुधार किया है। इस मामले में तो एकदम काबिले तारीफ है नवाचार और तकनीकी उन्नयन में। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से खड़ा होकर के बोलते रहते हैं नवाचार करो, नवाचार करो। जैसे आप एक चीज देख लो, सरकार का सोच। सरकार कहती क्या है कि भैया हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए कि हम नौकरी देंगे तभी आपको नौकरी मिलेगा। आप खुद नौकरी पैदा कीजिए, आप दूसरे को नौकरी देने वाला बनिए। यानी इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्यमशीलता को, कि आप खुद बिजनेस कीजिए, हम आपको लोन देंगे, हम आपको मदद देंगे, फैसिलिटी देंगे। आप खुद बिजनेस कीजिए, एम्प्लॉय हुई है और दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रोजगार दीजिए। तो नवाचार और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये लोक प्रशासन में विकास प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको बाबू और नेताजी दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं। जनता को इससे दिक्कत नहीं है, जनता को फायदा ही है, लेकिन जनता को तो करना नहीं है, करना तो उन्हीं को है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक आपका बादल है, और ये अगर लागू हो, इसको लाया जाए तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और आखिरी कारण है, यहाँ का समाज भी कुछ जिम्मेवार है। हमारा जो समाज है हिपोक्रेटिक समाज है, रूढ़िवादी समाज आज भी है। हमारा समाज आज भी रूढ़िवादी है। तो एक जिम्मेवार हम स्वयं हैं। हम भी कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, हम किसी चेंज को जल्दी अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर कह दे सरकार कि भैया लड़कियों की आयु हम 18 से बढ़ा करके 21 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, हम चाहते हैं, अगर सरकार कह दे कि अब ड्यूटी नहीं, अब सबके लिए लीगल ड्यूटी हो जाएगा कि अपने बच्चियों को कम से कम ग्रेजुएट कराएं। अगर सरकार ये कह दे कि भैया आपकी पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों को उतना ही हक है जितना बेटा को है। अगर सरकार ये कह दे कि भैया
बेटा को 15 साल के बाद की जिम्मेवारी बेटा अपना स्वयं समझे, तो हमारे समाज बौखलाने लगेगा। अगर सरकार ये कह दे कि जाति पाति समाज में हमको खत्म करना, अब हम बिना आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, तो इसके लिए बवाल शुरू हो जाएगा। अगर कह दे कि अब हम गरीब किसी भी वर्ग को, हर एक गरीब को, सभी गरीब लोगों को आरक्षण देंगे, जाति के आधार पर नहीं कर देंगे, तो इसके लिए भी बवाल होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि इसके लोग फायदा उठा रहे हैं, यूज नहीं मिसयूज कर रहे हैं। तो समाज हमारा आज भी रूढ़िवाद है। कौन सा नियम? हाँ लागू हुआ है, लागू हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग इसको कहाँ अपना रहे हैं। हम रूढ़िवादी आज भी बने हुए हैं। कैसे विकास होगा लड़कियों को? कैसे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? तो हम खुद रूढ़िवादी हैं। हम इसीलिए तो बोले कि इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। सरकार कर रही है तो भी हम उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। बोलते हैं ना ऐसे ठीक है। सरकार का ये कि भैया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लॉस होता है, क्योंकि मंत्री विधायक अधिकारी सब बेच करके खा जाते हैं। उसमें काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। इसलिए हम प्राइवेट को देंगे, प्राइवेट काम करेगा, उत्पादन का फैक्ट्री चलाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता बनी है कि हम नौकरी वहां करेंगे, क्योंकि हमको वहां मलाई मिलेगा, बिना काम किए हमको वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो हम खुद नहीं विकास करना चाहते हैं। राजनेता नहीं चाहता है कि आप ज्यादा विकसित हो जाए। राजनेता चाहता है कि आप अनपढ़ बने रहें। राजनेता चाहता है कि आप पिछड़ा बने रहें, तभी तो आपको वो रोटी दिखाया जाएगा कि हम एक करेंगे तो आप उसको वोट देंगे। लालू यादव अक्सर कहा करता था। लालू यादव के सक्सेसफुल सोशल इंजीनियर कहा जाता है। वो सामाजिक समीकरण बनाने में बड़ी माहिर था। कैसे माहिर था? वो जानता था कि किसको कितना देना है और उसके भूख हमेशा बनाए रखता था। सड़क देता है तो बिजली नहीं, बिजली देता था तो पानी नहीं, पानी देता था तो सुरक्षा नहीं, और उसके नाम पे वोट लिया जाता था। और जनता भी वैसे ही जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वोट देते रहे। तो हमारा सोच भी रूढ़िवादी है। जब हम चुनाव होता है, जब अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जन प्रतिनिधि नहीं चुन करके दामाद चुनने लगते हैं। कौन हमारा धर्म का है, कौन हमारा जाति का है, कौन हमारे वर्ग का है। तो हमारा सोच स्वयं रूढ़िवादी है। हम खुद परंपरागत सोच से जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में चाह के भी विकास और परिवर्तन नहीं हो पाता है, और विकास प्रशासन के लिए ये एक चुनौती है। समझ में आया? तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसको आप अपने जेहन में रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, विकास प्रशासन ओवर। अब इसमें कुछ हम इशू बेस्ड क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। क्या है, कैसे काम करता है, एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टर क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लाया गया है, लूपहोल्स क्या है, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे आप लोग को जब दिया जाएगा टेस्ट में तो आप लोग कर लेंगे।